जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे ये सारे प्रश्न आपका पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ट्रांसफार्मर का कोर पतली पतली सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से क्यों बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन लेमिनेशन कोर के अंदर जो बनने वाला एडी करंट लॉस होता है उसको ये कम करता है। कौन कम करता है? तो सिलिकॉन स्टील की जो यहाँ पे पतली पतली जो यहाँ पे होती है कोर, वो जो है लेमिनेशन करने पर हानि को कम कर देती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी सही होगा कि एडी करंट हानि कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर को पतली पतली सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे ए ऑप्शन दिया गया हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए। हालांकि सिलिकॉन स्टील जो होता है हिस्टेरिसिस हानि कम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल एडी करंट हानि को कम करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन दिया गया वजन बढ़ाने के लिए, तो लेमिनेशन से वजन नहीं बढ़ता है। और डी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो वोल्टेज परिवर्तन जो होता है इससे वाइंडिंग की जो रेशियो होती है उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। केवल प्रश्न के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा? वैसे तो आप सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर में डीसी जो सप्लाई होती है वो नहीं दी जाती है, क्योंकि डीसी सप्लाई आप जब देंगे तो डीसी सप्लाई पर फ्लक्स जो होगा वो स्थिर हो जाएगा। तो जो प्रेरित ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ होता है ईएमएफ जिसको बोला जाता है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बनता ही नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा नहीं तो प्राथमिक वाइंडिंग जो होगा वो बहुत ही अधिक धारा लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ज़्यादा धारा उसमें प्रवाहित होगा तो जलने का खतरा होगा, इसलिए डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, केवल एसी सप्लाई दी जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफार्मर सामान्य कार्य करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ट्रांसफार्मर सामान्य कार्य नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, तो आप डीसी सप्लाई देंगे तो सामान्य तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और बी ऑप्शन दिया गया सेकेंडरी में अधिक वोल्टेज मिलेगा, तो ये भी साथियों गलत है, क्योंकि वोल्टेज तो अलग चीज़ है, डीसी पर ये सेकेंडरी में जो ईएमएफ होगा वो बनेगा ही नहीं, तो वोल्टेज मिलने का कोई चांस ही नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, ये पहले ही आप स्पष्ट कर लीजिए। तो प्रश्न के अनुसार केवल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस पदार्थ का चुंबकीय पारगम्यता सबसे अधिक होती है? जहां पहला ऑप्शन दिया गया है नरम लोहा, जिसको हम सॉफ्ट आयरन इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो चुंबकीय पारगम्यता होती है वो बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन तांबा दिया गया है, तो तांबा जो है अच्छा विद्युत का चालक है, ये चुंबकीय नहीं है। और एल्युमिनियम भी यहाँ पे एक चालक है, लेकिन एल्युमिनियम हल्का होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन चालक ये भी है। और डी ऑप्शन दिया गया पीतल, तो पीतल की जो चुंबकीय पारगम्यता होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसी कारण हम यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही मारेंगे, नरम लोहा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, सीटी का पूरा नाम क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। अब आगे पूछा जा रहा है कि सीटी का सेकेंडरी सर्किट खुला छोड़ देने पर क्या होगा? तो यदि आप सेकेंडरी को खुला छोड़ देते हैं तो सेकेंडरी जो होता है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और यदि आप खुला छोड़ देते हैं
तो अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा, और जब अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा तो उससे जो क्या होगा, यहाँ पे खतरा उत्पन्न होगा, खतरा ये बन सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सही है कि सेकेंडरी में अत्यधिक वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है, और जब वोल्टेज अधिक उत्पन्न होगा तो इससे खतरा बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर में बैक ईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है। बैक ईएमएफ को किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, सूत्र में आप देखेंगे तो इसको हम ईवी से इंडिकेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर में बैक ईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्य की बात करें साथियों, तो ये जो करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है हमेशा धारा नियंत्रित करता है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल आर्मेचर करंट कह सकते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, और जब ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है तो मोटर की जो आर्मेचर धारा होती है एक तरह से सुरक्षित वो रहती है और सीमा में रखती है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया धारा बढ़ाना, हालांकि धारा बढ़ाने का काम ईएमएफ का नहीं होता है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया गति रोकना, तो मोटर को नहीं रोक सकता ये ईएमएफ। और फ्यूज उड़ाना दिया गया, तो फ्यूज उड़ाने से और लगाने से इसका कोई संबंध ही नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है मेगर द्वारा मापा गया इंसुलेशन प्रतिरोध यदि बहुत ही कम मिले तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो इंसुलेशन है वो खराब हो चुका है, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में इंसुलेशन वो चल रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इंसुलेशन खराब है, क्योंकि कम इंसुलेशन प्रतिरोध पे क्या होता है, लीकेज होता है, लीकेज करंट होता है, और शॉक का भी यहाँ पे खतरा होता है, मतलब कि शॉक भी लग सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87, जिसमें पूछा जा रहा है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। साथियों, उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना। अब ये 4 गुना कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे यदि किसी चालक का लंबाई दोगुना तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे हम प्रतिरोध के अनुसार सूत्र आपको बता रहे हैं, आर बराबर होता है रो एल अपान ए होता है, और किसको दोगुना करने के लिए कहा जा रहा है, तो चालक की लंबाई, मतलब कि एल को क्या किया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब कि ए की बात किया जा रहा है, इसको आधा करने की बात किया जा रहा है। तो उसका प्रतिरोध आर पे पूछा जा रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो 4 गुना हो ही जाएगा, क्योंकि साथियों ए अपान 2 हो जाएगा 2L, और यहाँ पे लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल ए अपान 2 होगा, तो नया प्रतिरोध तो आपका 4R ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 88, जिसमें पूछा जा रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप शून्य होने पर क्या होगा। यदि स्लिप का मान शून्य हो जाता है तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, यदि स्लिप शून्य हो जाता है, स्लिप यदि शून्य हो जाता है तो रोटर और जो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा, मतलब कि रोटर और घूमता जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समान गति से चलेगा, लेकिन रोटर में जो प्रेरित ईएमएफ होगा वो नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिप का मान शून्य हो गया, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका भी सही होगा कि रोटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर है। उत्पन्न इसलिए नहीं होगी क्योंकि स्लिप का मान शून्य हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन को सही मारेंगे। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया मोटर समान गति देगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे स्लिप का मान शून्य हो गया है, तो जब स्लिप का मान शून्य हो गया है तो टार्क बनेगा ही नहीं, तो ये आपका सामान्य टार्क कैसे देगा, ये कहना गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ती ही नहीं है। केवल प्रश्न के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस ज्ञात किए जाते हैं। तो आयरन लॉस जो ज्ञात किया जाता है ये ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पे हानि होती है। तो कॉपर लॉस जो होता है ये तो बहुत ही कम होता है, लेकिन मुख्य रूप से आयरन लॉस यहाँ पे ज्ञात किया जाता है इसमें। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस ज्ञात किए जाते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट से। और बी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो होता है केवल कॉपर लॉस यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे आयरन लॉस के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कहना गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया मेगर टेस्ट। तो मेगर टेस्ट जो होता है इससे केवल इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया पोलॉटी टेस्ट। तो पोलॉटी टेस्ट जो होता है ये कनेक्शन की जांच के लिए होता है। क्लियर है साथियों, हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी विद्युत दुर्घटना में यदि व्यक्ति तार से चिपक गया हो तो सबसे पहले सुरक्षित कदम क्या होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, दुर्घटना होती है उसके साथ और वो व्यक्ति तार से चिपक गया है तो आप क्या करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप मुख्य सप्लाई को तुरंत बंद करेंगे। ये आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। स्विच ऑफ द मेन सप्लाई, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न्स बढ़ाने पर जबकि सप्लाई वोल्टेज और आवृत्ति स्थिर है, कोर में चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न्स बढ़ाने पर सप्लाई वोल्टेज और आवृत्ति स्थिर है तो कोर में चुंबकीय फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्लक्स तो आपका डिक्रीज होगा, मतलब कि फ्लक्स घट जाएगा। क्यों घटेगा, इसके पीछे कारण है। कारण ये साथियों जो ईएमएफ का समीकरण होता है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है E बराबर 4.44 FN∅। ये आपका होता है, ये आपका होता है इसका समीकरण। तो यदि सप्लाई वोल्टेज और आवृत्ति स्थिर है, मतलब यहाँ पे N और जो यहाँ पे F है फ्रीक्वेंसी, ये आपका स्थिर है तो टर्न जो होगा ये आपका बढ़ जाएगा। लेकिन सामान्य वोल्टेज बनाए रखने के लिए जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा मतलब कि फ्लक्स जो होगा वो घट जाएगा। कम होने का मतलब डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन आपका इसी कारण बी आपका सही होगा। बाकी आपको समीकरण याद नहीं है तो समीकरण को याद कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी को घुमाकर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। कम्यूटेटर का नाम आपने सुना होगा। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, तो कम्यूटेटर का काम होता है आर्मेचर धारा की दिशा बदलने का। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है साथियों कि कम्यूटेटर जो होता है प्रत्येक आधे चक्र पे आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा बदलने का काम करता है। और इसके बाद क्या होता है, टार्क की दिशा भी बनी रहती है और मोटर जो होता है वो लगातार एक ही दिशा में घूमता रहता है। तो ये काम होता है कम्यूटेटर का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे साथियों यहाँ पे प्रश्न संख्या 93 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस मोटर का प्रारंभिक टार्क सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो टार्क होता है वो केवल होता है साथियों एक ही मोटर का, और उसको बोला जाता है साथियों जो यहाँ पे दिया गया है डीसी सीरीज मोटर। इसका जो प्रारंभिक टार्क है वो सबसे अधिक होता है। मतलब कि डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर और जो फील्ड धारा होता है वो समान होता है, और समान होने से प्रारंभ में अत्यधिक एक तरह से चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे अधिक बनता है तो इसी कारण इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो सभी जो कि मोटरों से डीसी मोटरों में देखा जाता है तो सबसे यहाँ पे अधिक बनता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे संट मोटर बी ऑप्शन दिया गया है। तो
तो शंट मोटर जो होता है इसकी गति जो रहती है वो स्थिर रहती है, लेकिन जो प्रारंभिक टार्क होता है ये बहुत ही कम होता है। और उसी प्रकार स्क्वायरल केज मोटर सी ऑप्शन दिया गया है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है एक तरह से मीडियम रहता है, ना उतना हाई होता है ना यहाँ पे कम होता है। और डी ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर दिया गया है। तो यूनिवर्सल मोटर का टार्क जो होता है अच्छा होता है, लेकिन जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार चलें तो डीसी सीरीज मोटर होता है वो सबसे अधिक होता है। यही आप आईटीआई में जब आप पढ़ेंगे, आईटीआई किए होंगे तो उसमें एक सिद्धांत है डीसी सीरीज मोटर का, उसमें देखेंगे तो सबसे अधिक जो होता है स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर जो माना जाता है वो यूनिवर्सल मोटर को माना जाता है। लेकिन जैसे आप हाई लेवल पे आप पढ़ेंगे बुक को तो उसमें आपको देखने को मिलेगा डीसी सीरीज मोटर का जिक्र किया हुआ, न कि यूनिवर्सल मोटर का, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम हो तो उसका क्या अर्थ है। मतलब उसका पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम हो तो उसका मतलब क्या है। तो यदि विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो मतलब इसका यह है कि उसका जो प्रतिरोध जितना कम होगा पदार्थ उतना ही अच्छा विद्युत का चालक होगा, मतलब उसमें धारा कम हानि के साथ आसानी से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन बी कि चालक में धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। मतलब किसी चालक का विशिष्ट यदि प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो धारा होगा वो आसानी से प्रवाहित होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत मापन में सीटी का फुल फॉर्म क्या है। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार एक और ट्रांसफार्मर का नाम शॉर्टकट में होता है जिसको हम पीटी बोलते हैं। इसी का एक भाग है सीटी और पीटी, जो कि दो ट्रांसफार्मर हैं और दोनों ट्रांसफार्मर है सीटी पीटी। एक का नाम है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरे का नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा पीटी यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सीटी है करंट ट्रांसफार्मर, इसका काम क्या है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है हाई धारा को सुरक्षित रूप से कम मान में परिवर्तन करने का, क्योंकि ट्रांसफार्मर का एक ही काम होता है हाई वोल्टेज को लो में करना और लो वोल्टेज को हाई में करना। क्योंकि ट्रांसफार्मर के दो भाग है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, और उसी से आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आगे अलग अलग पार्टों में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये केवल पूछा जा रहा है कि सीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है साथियों करंट ट्रांसफार्मर, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये तो ट्रांसफार्मर ही काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसी पे काम करता है। जहाँ प्राथमिक वाइंडिंग में बदलते फ्लक्स के कारण जो होता है सेकेंडरी में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये इसी के अनुसार काम करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ये जो काम करता है किस पे काम करता है, ये काम करता है साथियों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक आयरन किस पे काम करता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। और इलेक्ट्रिक हीटर किस पे काम करता है, तो ये जूल के ऊष्मीय जो प्रभाव का नियम है उस पे काम करता है। और रियोस्टेट दिया गया है, तो रियोस्टेट जो है केवल एक तरह से परिवर्ती जो प्रतिरोध होता है उस पे काम करता है। जो शादी विवाह में आपने जो जनरेटर देखा होगा उसमें ये रियोस्टेट होता है। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, जहाँ से बाहर सप्लाई दी जाती है, जो वहाँ से आपका ट्यूबलाइट या अलग अलग जो भी एलईडी का उपयोग किया जाता है, तो उस बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो रियोस्टेट आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी जब खराब हो जाता है तो वो ओपन करके जो है वोल्टेज को कम और ज़्यादा जो करते हैं ये रियोस्टेट के द्वारा ही करते हैं। ऑप्शन जो हमारा सही होगा क्वेश्चन के अनुसार ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है। एमसीबी पहले तो इसका पूरा नाम जान लीजिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और काम की बात करें तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ये खुद को टिप कर लेता है, मतलब कि टिप हो जाता है। और जब ये टिप हो जाता है तो परिपथ या अलग जो भी यहाँ पे उपकरण लगे हुए हैं उसको यहाँ पे सप्लाई नहीं देता है, बंद कर देता है। मतलब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है या ओवरलोड होता है तो ये उसमें काम करता है, सुरक्षा के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपका भी सही होगा, ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट सुरक्षा में ये काम आता है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है
विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मापन सामान्यतः किस इकाई में किया जाता है? विद्युत शक्ति की बात किया जा रहा है तो किलोवाट होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे किलोवाट, जिसको हम शॉर्टकट में KW के अंतर्गत लिखते हैं। तो घरेलू हो गया या घरेलू विद्युत भार हो गया, जो उसकी शक्ति होती है किलोवाट में ही व्यक्त की जाती है। जबकि ऊर्जा का जो बिल होता है, जो आपका घर मीटर जो लगा होता है, उसका जो बिल निकाला जाता है वो निकाला जाता है KWH में, किलोवाट आवर में। लेकिन घर में जो सप्लाई होती है उसकी यदि बात करें, उसकी जो शक्ति जो मापा जाता है वो केवल किलोवाट में मापा जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी इंडक्शन मोटर का रोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पे। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटर के घूमने से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा रोटर में EMF जो होता है, धारा जो होता है वो प्रेरित होता है, और इसी प्रेरित धारा और चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया से क्या होता है कि टार्क उत्पन्न होता है, और रोटर जो होता है ये घूमने लगता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी इंडक्शन मोटर का रोटर किस सिद्धांत पे घूमता है? तो ये घूमता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? चलिए आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा उपकरण लीकेज करंट से मनुष्य की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यदि मनुष्य की सुरक्षा यदि की बात करें घर में, जैसे इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाए, तो वो आपका होता है दो ही चीज़, और दोनों आपका काम करता है अर्थ को लेकर। एक आपका होता है यहाँ पे ELCB, और दूसरा जो होता है यहाँ पे RCCB। ELCB का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पे जो RCCB दिया गया, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्लियर है? तो ये जो होता है ELCB और RCCB का जो उपयोग किया जाता है, ये घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फेज और न्यूट्रल धारा में एक तरह से लीकेज जो करंट होता है उसका यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो इससे बचने के लिए कह सकते हैं, शॉक से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप घरों में अर्थिंग करते हैं वैसे इसका भी है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो उद्देश्य की बात करें तो ये जो होता है चुंबकीय हानि कम करने के लिए होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की हिस्टैरिसीस हानि जो होती है वो कम होती है, और इसकी जो चुंबकीय पारगम्यता होती है वो तो अधिक होती है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर कोर में इसका इस्तेमाल आयरन लॉस कम करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो होता है, जो रेशियो होता है टर्न रेशियो, उससे बदला जा सकता है। और धारा बढ़ाने के लिए सी ऑप्शन दिया गया, तो धारा जो होता है वो लोड और ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है उस पर निर्भर करता है। और कॉपर लॉस बढ़ाने के लिए दिया गया, तो कॉपर लॉस जो होता है वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होता है। सिलिकॉन स्टील का कॉपर लॉस से कोई संबंध नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो निर्भर की बात करें साथियों, तो ये निर्भर करती है केवल आवृत्ति और पोलो की संख्या पर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति और पोलो की संख्या ही हम क्यों सही मारें, तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का जो सूत्र होता है वो होता है NS बराबर 120 F/P। ये आपका होता है सूत्र सिंक्रोनस स्पीड का। तो F क्या है? F मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में हम आवृत्ति बोलते हैं, और P क्या है? पोलो की संख्या है। तो उसी कारण यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आवृत्ति और पोलो की संख्या पे क्या निर्भर कर रहा है? ये जो आपका NS है, जिसको हम यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड बोल रहे हैं, ये निर्भर करता है। तो यही आपका सही होता है प्रश्न के अनुसार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, मेगर किस प्रकार की धारा उत्पन्न करके परीक्षण करता है? तो मेगर जो होता है ये DC पे काम करता है। किस पे काम करता है? DC पे। ऑप्शन आपका भी सही होगा, क्योंकि मेगर जो है हाई वोल्टेज DC उत्पन्न करता है।
और इससे केबल हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन सब की इंसुलेशन जो गुणवत्ता होती है वो मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है हमेशा यहाँ पे जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस हो जाता है उस समय एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मतलब कि दक्षता जो होती है वो ज़्यादा होती है। पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता उच्च स्थिति में प्राप्त होती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको ITI लेवल का भी देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ में लोड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो लोड की यदि बात करें वो भी मुख्य कार्य की, तो इसका काम होता है ऊर्जा का उपभोग करना। जी हाँ, लोड वो उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करके उपयोग होता है। और यहीं पर भी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज उत्पन्न करना, तो वोल्टेज का उत्पादन जनरेटर या बैटरी से होता है, विद्युत परिपथ से नहीं होता है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा उत्पन्न करना, तो धारा जो होता है ये सप्लाई स्रोत और परिपथ की स्थिति पे निर्भर करता है। और डी ऑप्शन दिया गया फ्यूज की सुरक्षा करना, तो फ्यूज जो है एक तरह से सुरक्षा उपकरण है, लोड उसका संरक्षण नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी डीसी मोटर का फील्ड फ्लक्स कम हो जाए तथा सप्लाई वोल्टेज स्थिर है तो मोटर की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटर की गति जो होगी साथियों ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि डीसी मोटर की गति जो होती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होगी तो यहाँ पे फ्लक्स कम होने पर जो बैक ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होगा वो संतुलित बनाए रखने के लिए मोटर की गति जो होगी बढ़ जाएगी। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन मारेंगे कि मोटर की गति जो होगी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि फील्ड कमजोर हो जाता है और ओवरलोड का यहाँ पे खतरा भी होता है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया गति घट जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गति कम होना यहाँ पे तभी संभव है जब लोड बढ़े, और जब लोड ही नहीं बढ़ेगा तो गति कम कैसी होगी, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 107 को, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का कार्य सिद्धांत मुख्यतः किस पे आधारित है। तो ये आधारित होता है साथियों एक ही चीज पे, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जी हाँ, इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय बल। मतलब कि मोटर में धारा प्रवाहित, चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करता है, और यदि चुंबकीय बल आर्मेचर को घुमाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्लियर है बिल्कुल। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जितने भी प्रश्न आपको बताए जाने ज़्यादातर यहाँ पे ट्रांसफार्मर चैप्टर से लिए गए, और भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है जो कि बेसिक भी देखने को मिल रहे हैं, और ये पिछले एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, क्योंकि अलग अलग जब बुक आप उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान सामान्य संचालन के दौरान प्रायः कितना होता है। मतलब कि 0% होता है या 100% होता है या 2 to 6 होता है या 50% होता है। तो ये साथियों 2 से 6% ही होता है, 2 to 6%। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्य लोड पर पूछा जा रहा है। सामान्य संचालन यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा गया है। तो सामान्य लोड पर क्या होगा, अधिकांश 3 फेज इंडक्शन मोटरों में स्लिप का जो मान होता है लगभग 2 से 6 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी कारण यहाँ पे हम सी ऑप्शन को सही मारेंगे। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो 5:1 है, और यदि प्राथमिक वोल्टेज 1000 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, ये सवाल है। और इसमें हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे VP/VS बराबर NP/NS का। तो यहाँ पे 1000/5 और यहाँ पे 1000/5 जब इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा
ये आपका आंदोलन 10, ये आपका 200 आ जाएगा साथियों, 200 वोल्ट। और 200 वोल्ट यहाँ पर देखिए दिया गया है बी ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही है। सूत्र यदि आपको याद है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण डीसी मशीन की वाइंडिंग में ओपन सर्किट दोष की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जहां पहला ऑप्शन दिया गया निरंतरता परीक्षण, हालांकि पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा कंटिन्यूटी परीक्षण, क्योंकि ओपन सर्किट की बात किया जा रहा है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है और आपको लग रहा है कि वायर कहीं से लीकेज है, खराब है, तो इसके जांचने के लिए आप क्या करेंगे, तो निरंतरता परीक्षण इसको बोला जाता है, कंटिन्यूटी टेस्ट बोला जाता है। जहां एक सिरे से लगाकर दूसरे सिरे पर आप सप्लाई देंगे और यहां से धारा जो है यहां पर पहुंच जा रही है, तो मतलब कि ये जो वायर है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है, मतलब कहीं से ये ओपन हो चुका है, कहीं से लीकेज हो चुका है, तो इसी को लेकर ये प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, कंटिन्यूटी टेस्ट का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है साथियों? उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।